एक गांव में बादल नाम का एक आदमी रहता था। वैसे तो वो पानी पूरी बेचता था, लेकिन वो दिल का बहुत ही नेक था। वो किसी को रोता बिलखता या भूखा नहीं देख सकता था। जितनी हो सके उनकी संभव सहायता करता था। वो रोज अपने घर से एक टोकरे में पानी पूरी लेकर चलता था और उसे गांव-गांव बेचा करता था। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, स्वादिष्ट पानी पूरी, हाजमे वाली पानी पूरी। उसकी पानी पूरी का पानी बहुत ही स्वादिष्ट और हाजमेदार होता था, क्योंकि वो उसमें हमेशा शुद्ध मसाले ही मिलाया करता था। इसीलिए उसकी पानी पूरी बहुत बिका करती थी। अरे पानी पूरी वाले भैया, जरा 2 प्लेट पानी पूरी तो खिला दो। जी बहन जी, अभी देता हूँ। भाई वाह, मजा आ गया आज तो पानी पूरी खाकर। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। और इस तरह बादल रोज गांव-गांव और मोहल्लों घूमकर पानी पूरी खिलाया करता था। उसका काम सही चल रहा था, लेकिन अब वो जगह जगह घूम कर थक चुका था। वो सोचता था कि उसका भी गांव के बाजार में पानी पूरी का एक स्टॉल हो, लेकिन उसके पास दुकान खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन जब वो एक गांव से पानी पूरी बेच कर आ रहा था, तो वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसकी नजर अचानक बादलों पर पड़ी, तो उसे देखकर उसके मन में एक आइडिया आया। अरे क्या आइडिया आया है दिमाग में? क्यों ना मैं खाली प्लास्टिक की बोतलों से बादलों जैसा एक पानी पूरी का स्टॉल बनाऊं। उसने अपने दोस्त झंगू कबाड़ी के यहाँ से काफी सारी खाली प्लास्टिक की बोतलें ली और उनका बादलों जैसा एक पानी पूरी का स्टॉल बनाया। वो स्टॉल दिखने में बिल्कुल बादलों जैसा ही लगता था और उस पे उसने लिखा बादल की बादलों वाली पानी पूरी। उसका काम फिर से सही चल निकला, लेकिन एक दिन अचानक गांव में काफी तेज बारिश हुई और गांव की नदी के तटबंध टूटने के कारण गांव में बाढ़ आ गई। सभी लोगों की स्टॉल और दुकानें पानी में डूब गईं, लेकिन बादल का स्टॉल क्योंकि प्लास्टिक की बोतलों का बना था, तो वो पानी में तैरने लगा। यूं लग रहा था कि जैसे मानो बादल तैर रहे हों। बाढ़ के कारण लोगों के घरों में खाने की चीजें खत्म होने लगी, तो बादल ने सोचा कि क्यों ना वो अपने स्टॉल में लोगों को पानी पूरी खिलाए और अपने स्टॉल में लेके भूखे लोगों को खिलाने लगा। अरे भाई साहब, ये लीजिए पानी पूरी खाइए। अरे कितने पैसे हुए भाई? यहाँ तो खाने को पैसे नहीं है। अरे भाई साहब, ये आज फ्री सेवा है। मुझे पता है आपके यहाँ खाने को कुछ नहीं है, इसीलिए तो जो मेरे पास है मैं आपको खिला रहा हूँ। भाई वाह बादल, दिल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। और इस तरह उसने बाढ़ का पानी उतरने तक सभी लोगों की मदद की और उसका धन्यवाद किया। अरे वाह भैया, आपका बहुत धन्यवाद। इस बाढ़ के समय में भी आप लोगों को मुफ्त पानी पूरी खिला रहे हैं। भाई बादल, अगर तुम्हारी बादलों वाली पानी पूरी ना होती तो हम लोग भूखे मर जाते। अरे भाई साहब, ये तो मेरा फर्ज था। अब बादल की बादलों की पानी पूरी का स्टॉल पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुका था। डोसा चिकन। शमशाबाद गांव में एक बहुत मशहूर चिकन डोसे वाले का ढाबा था। गांव के सभी लोगों को चिकन डोसा बहुत पसंद था। आसपास के गांव से भी लोग उस डोसे को खाने आते थे। चिकन डोसे वाले के ढाबे के सामने ही राजेश नाम का एक आदमी रहता था। राजेश कुंडली और भाग्य को बहुत मानता था और हर रोज अपनी कुंडली देखने के बाद ही कोई काम करता था। एक दिन, ओहो, आज तो मेरा दिन अच्छा नहीं लगता। कुंडली के मुताबिक तो आज मेरा किसी से झगड़ा होगा शायद, और शायद मार भी खानी पड़े। राजेश की बात सुनकर उसकी बीवी कमला वहाँ आती है। अरे कमला, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आप घर से ही काम कर लीजिए। अपने मालिक को कह दीजिए कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए काम करने नहीं आ सकते। हाँ, ये तुमने ठीक कहा, मैं ऐसा ही करता हूँ। और वैसे भी मैंने काफी दिनों से छुट्टी नहीं ली है, मैं अपने मालिक को बोलकर छुट्टी ले लेता हूँ। राजेश अपने ऑफिस में मालिक को फोन करता है और बीमार होने का बहाना बनाकर आराम से घर पर सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद, आज तो आप घर पर ही हैं। मैं जरा अपने मायके हो आती हूँ, बड़े दिनों से अपनी बहन से नहीं मिली। आप रात को खाना बना लीजिएगा, बैलों को भी चारा देना मत भूलना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। राजेश सारा दिन सोता ही रहता है और कमला के बताए कामों को भूल जाता है। जैसे ही शाम होती है, राजेश को बहुत तेज भूख लगती है। और वो सामने से चिकन डोसे की खुशबू आती देखकर उससे रहा नहीं जाता।
ओह, वैसे भी अब कितना ही दिन बचा है, एक डोसा खाकर आता हूँ, वहाँ कौन झगड़ा करेगा मुझसे। राजेश तुरंत चिकन डोसे वाले के ढाबे पर जाता है और स्वाद स्वाद में 1-2 नहीं बल्कि 5 डोसे खा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका मालिक आ जाता है और राजेश को डोसा खाता देखकर गुस्सा हो जाता है। अरे राजेश, ये क्या, तुम तो बीमार थे भाई, फोन पर तो खांस रहे थे और यहाँ डोसे खा रहे हो। अरे सर वो। तभी वहाँ ढाबे का मालिक आता है और कहता है, अरे भाई साहब, काहे के बीमार, 5 डोसे खा गए हैं और भाई साहब आप डोसे खाए हैं 5, पैसे दे रहे हो 3 के। अरे घबरा क्यों रहे हो यार, पहले ही दिमाग खराब है, मेरे पास इतने ही पैसे अभी सामने घर से लाकर देता हूँ। इस बात को लेकर ढाबे वाले और राजेश के बीच में बहुत बहसा बहसी होती है और उसका मालिक भी उसको बहुत बुरा भला कहता है। राजेश किसी तरह उनसे लड़ झगड़ कर घर वापस आता है। राजेश जैसे ही घर वापस आता है और उसे याद आता है कि बैलों को तो खाना भी देना था, और जैसे ही चारा लेकर बैलों के पास जाता है, बैल भूख के मारे गुस्से होकर उसको मार देते हैं और राजेश दूर जाकर गिर जाता है। तभी उसकी बीवी वहां आ जाती है और राजेश बड़े दुखी होकर कहता है, देखो मैंने कहा था ना, आज का मेरा दिन ही खराब है कमला। नूडल्स वर्सेस परोंठा कंपटीशन। जमालपुर गांव में किशोर और अनीता अपने परिवार के साथ रहते थे। गांव के बाजार में उनकी परोंठों की बड़ी पुरानी दुकान थी, जिसमें वो बड़े ही स्वादिष्ट परोंठे बनाकर बेचा करते थे। उनका काम सही चल रहा था। उनके बनाए परोंठों की सभी लोग तारीफ करते थे, हो भी क्यों ना, क्योंकि वो बड़े ही साफ सुथरे ढंग से बड़े ही स्वादिष्ट परोंठे बनाते थे और उन्हें देसी घी, मक्खन या दही के साथ खिलाया करते थे। अरे भाई किशोर, एक गोभी का परोंठा तो देना। हाँ हाँ सर, ये लीजिए, बस अभी लाया गर्मा गर्म परोंठा। अरे भाई किशोर, मुझे एक पनीर का परोंठा। जी बिल्कुल, आपके लिए अभी पनीर का पराठा लेकर आते हैं। दोनों मियाँ बीवी बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया करते थे, लेकिन गांव का एक लड़का नंदू उनके काम से बहुत जला करता था। वो चाहता था कि उनका काम बंद हो जाए। एक दिन जब नंदू शहर गया तो उसने वहाँ पर नूडल्स खाए, तो उसके मन में एक आइडिया आया और उसने शहर में 2-3 दिन रुककर नूडल्स बनाना सीख लिया। और उसके बाद गांव में आकर नंदू ने किशोर और अनीता की दुकान के सामने नूडल्स का ठेला लगा लिया। आइए आइए, नूडल्स खाइए, ताजे ताजे बढ़िया बढ़िया नूडल्स खाइए। गांव के लोग नई चीज देखकर नूडल्स खाने लगे। नंदू का नूडल्स का ठेला खुल जाने की वजह से किशोर और अनीता का काम कम हो गया। ये देखकर नंदू मन ही मन बहुत खुश हुआ। हाँ, अब आएगा मजा, खिलाओ परोंठे। जैसे जैसे नंदू का काम बढ़ा, वैसे वैसे उसका लालच बढ़ने लगा। अब वो घटिया क्वालिटी के नूडल्स बनाकर लोगों को खिलाने लगा। अरे भाई नंदू, तुम्हारे नूडल्स में आज तो स्वाद नहीं आया। अरे क्या कह रहे हो चाचा, तुम्हारा मुंह ही खराब होगा। भैया मैं तो वैसे ही बना रहा हूँ जैसे पहले बनाता था। और शिकायत करने पर वो लोगों से बदतमीजी से बात करने लगा। किशोर और अनीता को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया और किशोर ने नंदू को समझाते हुए कहा, भाई नंदू देखो, तुम वाकई ही बहुत स्वादिष्ट नूडल बनाते थे, लेकिन अब तुम्हारे नूडल्स का स्वाद अच्छा नहीं रहा। भाई अपना काम जरा सही ढंग से करो। अबे तू कौन होता है मुझे समझाने वाला, चल जा अपने परोंठे देख। काम धंधा बंद हो गया तो मुझे आया समझाने। अनीता को उसकी बात बहुत बुरी लगती है और वो YouTube पर अच्छे अच्छे नूडल बनाना सीख लेती है। जब अनीता नूडल बनाना सीख लेती है तो किशोर को एक आइडिया आता है। वो नूडल्स को परोंठों के बीच भरकर बेचने लगता है। गांव वालों को उनके नूडल्स के परोंठे बहुत अच्छे लगते हैं और लोग फिर से किशोर और अनीता की दुकान पर आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ उनको परोंठा और नूडल दोनों मिलते थे, वो भी अच्छी और बढ़िया क्वालिटी के। नंदू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से अपना ठेला ले जाकर दूसरे बाजार में लगाकर सही ढंग से नूडल बेचने लगता है। तो अब किशोर और अनीता का भी काम चलता है और नंदू का भी, क्योंकि किशोर के एक आइडिया ने परोंठे और नूडल का कंपटीशन ही खत्म कर दिया था। अब लोगों को पराठा नूडल खाने को जो मिल रहा था। मोमोज वाली की सफलता। दीमापुर गांव में मीना अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी।
मीना और उसके पति का गांव के बाजार में एक छोटा सा ढाबा था। वो वहां पर स्वादिष्ट खाना बनाकर लोगों को बेचा करते थे, जिससे उनका गुजारा सही चल रहा था। वो दोनों उतना ही खाना बनाते थे जितना कि शाम तक बिक सके, ताकि कल उन्हें बासी खाना ना बेचना पड़े। इसी कारण उनके खाने की सभी लोग तारीफ किया करते थे। उनकी इस बात से बगल का कल्लूराम ढाबे वाला बहुत जला करता था, क्योंकि वो अपने खाने में नकली और मिलावटी चीज़ों का इस्तेमाल किया करता था। इसीलिए उसके वहाँ कोई खाना खाने नहीं जाता था। उसका काम तभी चलता था जब मीना का ढाबा बंद हो, तब लोगों को मजबूरी में कल्लूराम के पास ही खाना खाने जाना पड़ता था। ये देखकर कल्लूराम ने सोचा कि अगर मीना का ढाबा ही बंद हो जाए तो मेरा काम चल निकलेगा। उसने गांव के गुंडे सुरेश को बुलाकर मीना के ढाबे में चोरी करने को कहा। अरे सुरेश, एक काम करना, रात को मीना के ढाबे का सारा सामान चुराकर मेरे खेत वाले घर में रख देना। इनका सामान ही नहीं रहेगा तो क्या बनाएंगे। नया सामान लाते लाते इन्हें बहुत समय लग जाएगा और तब तक तो मेरा काम काफ़ी चल निकलेगा। ठीक है कल्लू दादा, आपका काम हो गया समझो। अगले दिन सुबह जब मीना अपने पति के साथ ढाबे पर आती है तो सारा सामान गायब देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे ढाबे पर चोरी किसने की? मुझे तो ये पड़ोस वाले कल्लू पर शक हो रहा है। मीना की बात सुनकर उसका पति कहता है, मीना, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हमें दोबारा से सारा सामान खरीदना पड़ेगा और मैं पुलिस में तो रिपोर्ट कराऊंगा ही सही। वो दोनों पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट करवा देते हैं। पुलिस आकर अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि अब ढाबे पर क्या बनाकर लोगों को खिलाएं। तभी उन्हें याद आता है कि लकड़ियों के नीचे कुछ सब्जियां और आटा रखा हुआ था। तभी मीना को एक आइडिया आता है। वो सारी सब्जियों को उबालकर उसमें नमक, मिर्च और मसाले मिलाती है और आटे के छोटे छोटे गोले बनाकर उनके मोमो बना देती है। और जो भी उसके ढाबे पर आता है उसको वो मोमो खिलाती है। लोगों को उसके हाथ के बनाए मोमो बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे उनकी दुकान पर फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और कल्लूराम का उनको बर्बाद करने का सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई करके कल्लूराम के खेत वाले मकान से उनका चोरी का सारा सामान पकड़ लेती है। मीना का ढाबा फिर से खुल जाता है, लेकिन अब खाने के साथ साथ उसके मोमो की बिक्री भी बहुत बढ़ जाती है और लोग मीना को मीना मोमो वाली के नाम से जानने लगते हैं।